हेलो गाइस। तो इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूपीएससी के बारे में। तो एक एक करके हम जो हमारी एमपीपीएससी की लास्ट वाली यूनिट है, एमपीपीएससी प्री की 10th यूनिट, जिसमें सारे हमारे आयोग दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुटरी बॉडीज़ दी हुई हैं, उन सारे को हम एक वन बाय वन कवर करेंगे। ओके। तो मैं सबसे पहले आपको आज से जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो यूपीएससी की है। उसके बाद मैं एक एक करके आपको सारे आयोग कमीशन वगैरह पढ़ाती जाऊंगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके। तो इसके बारे में वन बाय वन अपन देखते हैं। इसके पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। यूपीएससी क्या है, एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ओके। सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी का क्या मतलब होता है कि ये सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट्स करती है। सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, रिक्रूटमेंट्स करती है। रिक्रूटमेंट्स मतलब जॉब देना। किन किन पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट्स करती है? ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इंडियन सर्विसेज मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। सेंट्रल सर्विसेज का मतलब आईआरएस, आईईएस और पब्लिक सर्विसेज। अब ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो होते ऑल ओवर इंडिया है, बट एक बार अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाए तो उनको क्या फिर कौन कंट्रोल कौन रखता है? फिर उनका स्टेट्स रखती हैं। सेंट्रल सर्विसेज जो होती हैं इनके रिक्रूटमेंट्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं, बट एक बार अगर रिक्रूटमेंट हो जाए तो कंट्रोल कौन करता है? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब, पहली बात तो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि यूपीएससी एक बॉडी होगी। ओके। ये स्टैचुरी बॉडी नहीं है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू ये नहीं बनी हुई है। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तब से ही ये बॉडी चली आ रही है, उसमें मेंशन्ड है ऑलरेडी कि एक ऐसी बॉडी होगी। ठीक है। तो यूपीएससी कहाँ पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 4 में, और आर्टिकल 315 से 323 के बाद 23 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि 315 से लेके 323 तक आर्टिकल्स इसके बारे में मेंशन है। ओके। अब एक एक आर्टिकल्स के बारे में हम देख लेते हैं। 315 आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा एक यूनियन और स्टेट्स के लिए। ठीक है। आर्टिकल 316 में क्या लिखा है कि अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ मेंबर्स कैसे होंगे यूपीएससी के। 317 में है कि अब अपॉइंट तो कर दिए अपन ने, अब अगर वो किस केस में उनको डिसमिस किया जाएगा या किस केस में उनकी सर्विसेज सस्पेंड करी जाएंगी। ठीक है। 318 में लिखा हुआ है कि उनके पास कितनी पावर है रूल्स बनाने के लिए। किस चीज़ का रूल? कि उनकी सर्विस और एम्प्लॉयज ऑफ कमीशन की कंडीशंस कैसी रहेंगी। ठीक है। आर्टिकल 319 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर या चेयरमैन यूपीएससी का अगर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब वो कैसे रहेगा वहाँ पे, या उसका आगे का उसकी प्रोसीजर्स कैसे रहेंगी, ये सब 319 में मेंशन है। 320 में क्या मेंशन है? फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की फंक्शंस क्या क्या हैं। 321 में पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अगर कोई पावर्स है उनको तो उनको एक्सटेंड कैसे करना है या कैसे किया जा सकता है। 322 में कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा। 323 में है रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा और कैसे करेगा। ठीक है। इन सब के बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब यूपीएससी में कंपोजिशन क्या क्या है, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। तो यूपीएससी में कुछ मेंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद एक चेयरमैन रहता है, मतलब उसका हेड रहता है। ठीक है। तो वो मेंबर्स की जो संख्या है वो 9 से लेके 11 है, 9 to 11 है। ओके। और उनको रिक्रूट कौन करता है? उनको प्रेसिडेंट रिक्रूट करता है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है?
316 में, और नंबर भी कौन डिसाइड करता है, ये भी प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, अब इनके रिक्रूटमेंट के लिए स्पेसिफिकली कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसी मेंशन नहीं है कि ये चीज़ जब फुलफिल हो जाएगी तो ही इनका रिक्रूटमेंट होगा। मोटे तौर पे केवल ये मेंशन है कि जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसकी 10 साल की ऑलरेडी सर्विसेज हो चुकी हों, उनको इसमें ले लिया जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनली डिसाइड करती है पार्लियामेंट। अब इनका टेन्योर कितना होता है, या तो 6 ईयर्स का होता है या 65 ईयर्स का होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब रिमूवल ऑफ चेयरमैन और मेंबर्स कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब रिक्रूट अगर प्रेसिडेंट करेगा तो हटाएगा भी कौन, प्रेसिडेंट ही हटाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कैसे किया जा सकता है, पहली बात या तो वो रेजिग्नेशन दे दें प्रेसिडेंट को। ठीक है, खुद ही रेजिग्नेशन दे दें। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे एक चीज आती है कि एक्टिंग चेयरमैन भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है अगर वो सीट वैकेंट है। ठीक है, अगर ऑफिस वैकेंट है चेयरमैन का भी तो टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। फिर सेकंड पे क्या है, किन किन कंडीशंस में अब चेयरमैन को या उनके मेंबर्स को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट पाएगा कि वो इंसॉल्वेंट है, यहाँ पर इंसॉल्वेंट मेंशन है, इंसॉल्वेंट है। ठीक है, या फिर आप पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, मतलब वो कोई और एम्प्लॉयमेंट ले रहा है आउटसाइड में। ठीक है, या फिर अनफिट है फिजिकली या मेंटली। ठीक है, अब एक कंडीशन और बन सकती है, या तो वो मिसबिहेवियर कर दे चेयरमैन या कोई भी मेंबर, तो क्या करेगा, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट वो केस को लेके जाएंगे, किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी सेटअप करेगी, और जो भी इस इंक्वायरी का रिजल्ट होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है ना, रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, नॉन बाइंडिंग होती है, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर वो कंपलसरी नहीं है कि आपने जो रिपोर्ट करी तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उस पर कोई डिसीजन ले। ठीक है, अब वो जितने टाइम पर आपका इंक्वायरी चलेगी उतने टाइम के लिए वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, मेंबर या चेयरमैन जो कोई भी है। ओके, हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, आफ्टर रिटायरमेंट देखिए चेयरमैन भी रिटायर हो सकता है और मेंबर्स भी रिटायर हो सकते हैं। अगर चेयरमैन रिटायर होगा तो क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है यूपीएससी की, तो उसको तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, चेयरमैन विल नॉट गेट एनी गवर्नमेंट जॉब। अगर मेंबर्स रिटायर होते हैं तो वो चेयरमैन बन सकते हैं, मतलब वो अपनी एक हायर पोजीशन पे जा सकते हैं, वो सेम पोजीशन पे वो नहीं एम्प्लॉय हो पाएंगे। मतलब वो अगर मेंबर बन के ही रिटायर हुए हैं तो वो मेंबर नहीं बन सकते यूपीएससी के, या तो वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, स्टेट पीएससी के और ज्वाइंट पीएससी के। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब इसका लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी कौन बियर करता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है आर्टिकल 323 के अंतर्गत। ठीक है, किसको करता है, प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट किसको पास कर देता है, प्रेसिडेंट किसके सामने प्रेजेंट कर देता है, पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, अब यूपीएससी एडवाइजरी का रोल भी निभाता है गवर्नमेंट के लिए, जो कि नॉन बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट रहती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने यूपीएससी ने कोई एडवाइस दी गवर्नमेंट को तो वो उसकी मानना कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, अब यूपीएससी स्टेट्स की भी हेल्प कर सकता है, और 1 या 2 स्टेट्स की भी हेल्प कर सकता है, ज्वाइंटली भी स्टेट्स की हेल्प कर सकता है, लेकिन ये हेल्प कब मानी जाएगी, हेल्प अगर गवर्नर मांगेगा। ठीक है, विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पहले उसमें जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी, और गवर्नर लेता है तो गवर्नर डिमांड कर सकता है हेल्प के लिए। ओके, तो गाइज यूपीएससी के बारे में इतना ही था। अगर आप इतनी स्लाइड्स को या इसी वीडियो को बार बार देख लेते हैं और इतना ही याद कर लेते हैं और खुद के नोट्स बना लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट आपका प्री और मेंस क्लियर करने के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में या तो हम नेक्स्ट कोई आयोग पढ़ेंगे, ओके, या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।